बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम तर देखने वालों को, चाहने वालों को, तमाम तर दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, प्यार। और आप तमाम लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी इस वक्त, और आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को, और कोशिश कर रहे होंगे कि अपने आप को अ, इन तमाम तर सिचुएशन के अंदर कूल एंड काम रख सकें। और बहुत मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं हमारी 7 मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस की वजह से भी। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो उस हवाले से भी लोगों के जो स्केड्यूल्स हैं वो अलग हैं इस बार, अलग तरह का रमज़ान है इस बार। तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज उन ऐसे लोगों में जो कि जिन पर पाकिस्तान नाज करता है और कर सकता है, वो प्राउडली कह सकते हैं कि वो प्राउड सन है पाकिस्तान के, उनमें से एक नाम जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट, जिनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे एक ही मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और उनके बारे में मैं शायद अब तारीफ़ नहीं कर सकता, उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकता सही से। माशाल्लाह, ही हैज़ ओवर 40 years of experience in hospitality, tourism, management, marketing, operations, people's management, training and development, you name it। आप कोई ऐसी फील्ड नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उन्होंने ना की हो। अगर कहा जाए कि वो हर फन मौला है तो गलत ना होगा। माशाल्लाह, उनकी एकेडमिक्स अगर आप देखें, फ्रॉम HSN कॉलेज टू आर्मी बन हॉल कॉलेज टू यूनिवर्सिटी ऑफ कराची टू कॉर्नल यूनिवर्सिटी USA। उसके अलावा उन्होंने लाइक ही वाज द फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड एज अ बोर्ड ऑफ बेस्ट वेस्टर्न कोलोराडो, रिप्रेजेंटिंग ओवर 80 होटल्स एंड मोटेल्स इन द स्टेट। माशाल्लाह, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। साथ साथ माशाल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा जी वो टेनिस के नेशनल चैम्पियन रहे हैं माशाल्लाह से। ही इज़ अ वंडरफुल म्यूजिशियन, माशाल्लाह टीचर हैं और ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाते हैं। मैं उनके बारे में क्या बताऊं। वन एंड ओनली मिस्टर आज़म जमील हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं उनको ऑनर लेता हूं। वेलकम सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक इट्स यू। अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो सर। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो कि हम जैसे लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं, और आप जैसा बड़ा नाम जिस पे पाक वर्क करता है, आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ और दूसरी बात है कि इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। देखो बेटा, अगर हम लोग तुम लोगों से बातें ना करें और तुम लोगों को कुछ बताएं ना या सिखाएं ना, तो फिर इस बुढ़ापे का क्या फायदा। सो डोंट डोंट बी एक्चुअली थैंकफुल टू मी। ये मेरी, तुम लोग मुझे फायदा दे रहे हो, मैं तुम लोगों को क्या फायदा दूंगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। माशाल्लाह, आपको देख के सर, लाइक द लेवल ऑफ enthusiasm you have, the level of जोश you have all the time, हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी एक चीज़ को टाइम ज़्यादा देते हैं या अपना फोकस ज़्यादा हैं। माशाल्लाह, जिस जिस चीज़ को भी आपने हाथ लगाया उसके अंदर आपने कमाल कर दिया। माशाल्लाह सर, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम श्योर कि वो तमाम लोग जो कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और थ्रू आउट देयर लाइफ आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। एंड माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ सर, आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स एट द ये मोमेंट। तो सर कोशिश करेंगे आज आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी निजी महफ़िल में तो लोगों के साथ बताते ही हैं। ऑब्वियसली माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सिखाने के अमल में रहते हैं हमेशा। तो कोशिश होगी कि कुछ सवालात जो कि मैं आपसे करूँगा, जो ना सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे बल्कि हमारे देखने वाले और सुनने वाले सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। सर, एट द मोमेंट यू आर वर्किंग एज अ CEO ऑफ हाशू एजुकेशन डिवीज़न। तो स्टार्ट करते जी हुए थोड़ा सा हम एजुकेशन के मुतालिक बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम के मुतालिक हम बात करते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आप क्या देख रहे हैं, क्या गलत होता रहा है और अब क्या है, और जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है वो क्या सही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही। एंड इन पर्टिकुलर आशू एजुकेशन डिवीजन इस सिलसिले में क्या कर रहा है? जी सर। बेटा, बेसिकली बात यह है कि एवरीबॉडी नोज, वो तुम्हें मेरे से सुनने की जरूरत नहीं है कि हमारे एजुकेशन में बड़े मसले रहे हैं।
ہمارے جو مینز اور میتھڈز ہیں خاص طور پہ ہمارے اسکولنگ لیول پہ وہ ٹریڈیشنل رہے ہیں، ہم نے چینج نہیں کیا. ہم ذرا چینج ہونے سے گھبراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو جائے گی. سو ویو ہیڈ اے لاٹ آف پرابلمس، بٹ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں پوسٹ مارٹم کرتا رہوں. ٹھیک ہے، I am a person who has to you know give you hope and look for the future. ٹھیک ہے، میں پچھلے سسٹم کے 100 کیڑے نکالتا رہوں تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، فائدہ اس سے ہونا ہے کہ اگر آپ کے جو بھی آج کل یہ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے، آئی ایم ازیومنگ کہ اس میں زیادہ ینگ لوگ ہی ہوں گے، اور میرے سے تو ڈیفینیٹلی سارے ینگ ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ جی دے آر مور انٹرسٹیڈ فار دا فیوچر، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ کہ جی قائد اعظم کیا کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. تو ایجوکیشن، اب کرونا وائرس جو آ گیا ہے، میرے اوپینین میں آئی تھنک دس ول چینج دا فیس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے، جو ہماری پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن ہونی تھی 5 سال میں، وہ اب میرا خیال ہے 5 مہینے میں ہو جائے گی. آن لائن لرننگ، آن لائن ٹریننگ، ایجوکیشن، یہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہے نا، یہ اب کم ہوگا. ایوری باڈی ول ریئلائز کہ یار یہ پاسبل ہے. اگر تم آج میرے ساتھ اس ویڈیو پہ آ سکتے ہو تو امریکہ کا پروفیسر کیوں نہیں آ کے ہمارے بچوں کو پڑھا سکتا بائی دا سیم وے. ٹھیک، ایگریڈ. بیکاز ٹیکنالوجی تب تک اچھی ہوتی ہے جب اس کا استعمال کیا جائے. تو یس، ایجوکیشن ول میک اے چینج. میں کہتا ہوں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو نارمل ناؤ، وی آر انٹو اے نیو نارمل. اب ایک نیا نارمل آئے گا، اور یہ ایک ٹرانزیشن دنیا میں ہوتی ہے. اس کو کوئی برا نہ سمجھے، کوئی اچھا نہ سمجھے، یہ ایک چینج آتا ہے. اینڈ ایوری باڈی ریئلائزز کہ ہاں جی ایک کک سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ چیز بدل جاتی ہے. آئی ایم ہیپی the government is doing a lot of things about education. ابھی میں جرمنی گیا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی ایجوکیشن بند کر دی ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بچے یونیورسٹی میں جائیں. 10-15% لوگ جرمنی میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں جنہوں نے یا پڑھانا ہوتا ہے یا ریسرچ کرنی ہوتی ہے. باقی سارے ووکیشنل ٹریننگ میں جا رہے ہیں. اور وہ ووکیشنل ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، 3 4 سال کی ٹریننگ ہے. اور وہ جو ووکیشنل ٹریننگ سے لڑکا لیٹ سے آٹو مکینک انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے، ٹریننگ کر کے ووکیشنل ٹریننگ، اس کو نوکری ملتی ہے BMW میں، مرسیڈیز میں، آؤڈی میں، اور وہ بہت پیسے کماتا ہے. MBA تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو انہوں نے تو پورا اپنا سسٹم کرونا وائرس سے 1.5 سال پہلے چینج کر دیا. انہوں نے کہا جی بند کرو یہ کتابیں اور لوگوں کو کوئی ہنر سکھاؤ. اینڈ پاکستان میں بھی اب نیفٹیک اور NTB وغیرہ یہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کی طرف آ رہے ہیں. اینڈ ٹو می دیٹس دا وے آف دا فیوچر. مطلب ہے لوگوں کو رٹے مروا کے اور امتحان دلوا کے کیا مل گیا اور کیا ملے گا. تو یس، ایجوکیشن ول چینج، اٹ ول امپروو، اینڈ آئی ایم ہوپ فل دیٹ جو ہماری یوتھ اب آئے گی اس کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. اور سر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں، کیونکہ جس طرح کا ہمارا ماحول چل رہا ہے آج کل، لوگ گھروں میں بند ہیں، اس طرح کی سچویشن پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں آبویسلی. تو لوگ کافی پریشر میں بھی ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے فوکس رہنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے جو بھی لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ بیٹا بات یہ ہے، میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں کوئی 11-12 سال کا تھا تو مائی فادر کیم فرام آفس، تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا میں بور ہو رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے انگریزی میں کہا کہ بینگ بورڈ از این انسلٹ ٹو یور سیلف. مطلب ہے کہ یہی تمہاری قابلیت ہے، یہی تمہاری امیجنیشن ہے کہ تم اکیلے ہوتے ہو، تمہیں لوگ چاہیے، تمہیں تماشا چاہیے، تمہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے. بھائی تنہائی جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے.
हमें तो तन्हाई से हम नाशना हो गए थे, वी डिडंट नो हाउ टू बी अलोन। और ये तो मैं कहता हूँ, ये तुम्हारा जो शो देख रहे हैं या तुम्हारे जो एज के लोग हैं, अगर ये कोरोना वायरस खत्म भी हो जाए तो दे नीड टू फाइंड टाइम टू बी अलोन। यही तो वक्त है कि आप सोच सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी होती है। ये सारा वक्त हल्ला गुल्ला में क्या हो सकता है? तो ये इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि जी कि हाय मैं कहीं जा नहीं सका, और शुक्र करो खुदा के कहीं नहीं जा सके। और घर में बैठे हो तो हजार चीजें करने वाली है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फैज साहब जब उनकी एक फाइनेंशियल पोजीशन फैज अहमद फैज की अच्छी नहीं थी, तो वो लंदन गए, तो वहां कोई 20-25 पाउंड का एक लॉटरी का टिकट ले आए। तो जब उन्होंने घर आके तो अपनी बेगम को बताया तो वो नाराज हुई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो और तुम ये लॉटरी का टिकट ले आए हो। तो उन्होंने कहा कि ये कब इसका रिजल्ट निकलेगा? तो फैज साहब ने कहा 6 महीने के बाद। तो उसने कहा बहुत अच्छे, एक टिकट ले आए हो पैसे जाया करके, ऊपर से 6 महीने के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा। तो फैज साहब ने अपनी बेगम को बताओ क्या? उसने कहा बेगम मैंने लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, मैंने ख्वाब खरीदे हैं। जब तुम सो जाती हो ना तो मैं घर बनाता हूँ, जब तुम सो जाती हो तो मैं नया गाड़ी खरीदता हूँ, और ये 6 महीने तक मैं ख्वाब देखता रहूंगा। तो मैंने 20 पाउंड के ख्वाब खरीदे हैं, लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। तो जहन जो है ना, ये जो जिसको हम कहते हैं द एबिलिटी टू ड्रीम, ये ड्रीमिंग शुरू होगी तो गोल बनेगा ना। जब ड्रीम ही नहीं होगी तो फिर गोल कहाँ किसी का बनेगा? पहले इंसान एक ख्वाब देखता है और वो फिर जाके आगे गोल बनता है। तो ये बिल्कुल इस बात का मैं इसका कायल ही नहीं हूं कि हाँ जी मेंटल हेल्थ हो गई। क्या मेंटल हेल्थ हो गई भाई? क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? मुफ्त के घर बैठ के खाने खा रहे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, ना बॉस सर पे चढ़ा हुआ है ना कुछ चढ़ा हुआ है। वैसे 2 दिन की छुट्टी को तरसते थे, अब 2 महीने से रिलैक्स कर रहे हैं। किस बात का रोना है? हाँ, इस 2 महीने को सही तरह इस्तेमाल करें। मेरे तो ये 2 महीने इतने अच्छे गुजरे हैं। मैंने वो किताबें पढ़ छोड़ी जो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, मैंने म्यूजिक बजाया, मैं वॉक पे गया, मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस पे ख्याल करा। हजार फायदे हैं। ये तो एक मातम करने की इस पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक सही कहा आपने, लेकिन इंसान तो आपको पता है कि इंसान फिर किसी भी हाल में खुश नहीं है। इंसान को तो कुछ ना कुछ चाहिए होती है। अगर वो लाइक अच्छी अच्छी जगह पर अगर है तो उसको अपने दूसरी जगह को याद आती है। अगर कभी वो दूसरी जगह पे चला जाएगा तो उसको पहली जगह याद आएगी। तो इंसान तो खैर, इंसान का नेचर ही इस तरह का है। सर, टॉकिंग अबाउट एजुकेशन इटसेल्फ, आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ अब जा रहे हैं। जो पहले 5 साल में शायद जाना था वो हम 5 महीने में चले जाएंगे। तो पोस्ट कोरोना अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ की? क्या आप समझते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटाइजेशन का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर्स वगैरह देने का या फिर क्लासेस कंडक्ट करने का, तो डू यू थिंक कि उनको अब वेल प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है? क्योंकि ये पेंडेमिक अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में हमारे पास इस तरह की सिचुएशन दोबारा आए? बेटा मेरा ख्याल है ये कॉमन सेंस है। हर यूनिवर्सिटी जो है या हर इदारा भी है, वो अब कुछ ना कुछ अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी ने अभी तक, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कर ही रही है ना, पढ़ाइयां हो ही रही हैं। अब उन्होंने, अब पहले तो नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? बिकॉज दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू इट। अब जब ये पेंडेमिक इंशाल्लाह खत्म होगा तो वो उनके लिए एक ऑप्शन तो रहेगा ना ऑनलाइन का। कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई ट्रैफिक जैम हो गया, कोई हड़ताल हो गई, कुछ हो गई, स्टूडेंट्स नहीं आ सके, उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा देना है कि कल जी ये लेक्चर जूम पे होगा। तो ऑब्वियसली जब एक नई चीज आप ट्राई करते हो तो वो चीज फिर आपकी एक रिसोर्स के अंदर वो शामिल हो जाती है। आज नहीं, उसको आप कल इस्तेमाल कर लोगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये अब जिस दिन कोरोना खत्म होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी लोग एहतियात करेंगे, फिर भी फिजिकल कांटेक्ट कम करेंगे, फिर भी सफाइयों का लेवल आप देखना बढ़ जाएगा।
آپ ریسٹورینٹ میں جاؤ گے, آپ کو کوئی کھانا دے گا, آپ 10 بار ہی سوچو گے کہ اس کھانے کو کس نے ہاتھ لگایا ہوا ہے, کچن کا کیا حالت ہے. تو یس, ہماری لائف چینج ہو جائے گی اور سب تبدیل ہوں گے اپنی اپنی طریقے سے, اپنے وے سے. تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیز چینجز ٹیک پلیس, اور یہ ایک دنیا کی ٹرانزیشن ہوتی ہے. اور آئی ایم ہوپ فل کہ یس, چینج ذرا مشکل ہوتا ہے اس پہ ایڈجسٹ کرنے کو, لیکن ایونچولی لوگ کر جائیں گے. اٹس ناٹ اے ایشو ایٹ آل. alright سر, alright. اوکے سر, اب جہاں پر اسکولس کی یا ایجوکیشن کی بات آ رہی ہے تو آبویسلی آپ کا چائلڈہڈ, آپ کی ایجوکیشن ماشاء اللہ بہت اچھی رہی, آپ نے اسی کے اوپر بیس کر کے آگے پھر زندگی میں, کیونکہ آبویسلی اب آپ کی اسکولنگ اچھی ہوتی ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت بہتر طور پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے سبجیکٹس کون سے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھے, یا ایسے سبجیکٹ جو کہ آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اپنی چائلڈہڈ میں اپنے اسکول لیول کے اوپر, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. بیٹا, اگر میری تم اسٹوڈنٹ لائف نہ ہی پوچھو نا تو یہ بہت اچھا ہوگا. میری پبلک بےزتی ضروری ہے تم نے کرانا. میں تو نہیں سر, بالکل. میں کبھی زندگی بھر میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. میں اسٹرگل کرتے 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 یونیورسٹی تک میں اسٹرگل کرتے کرتے ہو گیا. اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہو تو ایک ڈفرینٹ سیٹ آف سکلز پھر ضرورت ہوتی ہے. آپ کی ایجوکیشنل سکلز جو ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. وہ ایک فاؤنڈیشن سی ہوتی ہے جو آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کر دیتی ہے. وہ نوکریوں شوکریوں میں بہت کم کام آتی ہے. اگر تو میری نوکری میں میری ایجوکیشنل سکلز کی امتحان ہوتا تو میں آج بالکل ہی رگڑ کھا رہا ہوتا. وہ تو جب آپ نوکری کرتے ہو تو یو ریئلائز کہ وہاں بینچ مارک جو ہے ایفیشنسی کا وہ ٹوٹلی بدل گیا ہوتا ہے. وہ نہ آپ کو وہاں پر کوئی امتحان ہوتا ہے, نہ کوئی آپ نے رٹا مارنا ہوتا ہے, نہ آپ سے کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آئی واز اے ویری ویری ایوریج اسٹوڈنٹ, اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے بتانے کی. لیکن میری جو پروفیشنل لائف میں سکسیس ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ میں برا اسٹوڈنٹ تھا. وہ اس لیے ہوئی کہ میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے کچھ کام کرنے تھے اور وہ میں نے کیے, جس کی وجہ سے آپ سکسیسفل ہوتے ہو. اب یہ جو ینگسٹرز آج کل کے ہیں, ان کی اسٹرگل کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پڑھائی نہیں ٹھیک کی, اس لیے نہیں کہ انہوں نے نمبر نہیں اچھے لیے. ان کی اسٹرگل اس لیے ہے کہ جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. انہوں نے جو سوسائٹی اور زندگی نے کام کرنے تھے وہ کروا لیے. لیکن ایک ریلیشن شپ جو ہوتی ہے نا, وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. اور اب اگر سوسائٹی اور زندگی ایک اینٹی ہے اور آپ ایک اینٹی ہو, تو سوسائٹی اور زندگی نے اپنی رسپانسبلٹی کرنی ہے, آپ نے اپنی کرنی ہے. ہمارے ینگسٹرز نے سوسائٹی زندگی سے سارا کام کروا لیا, اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. That's the reason they are struggling. Not because ان کی پڑھائی اچھی نہیں تھی, یا یہ ایک myth ہے کہ جی اچھی یونیورسٹی میں جاؤ تو بڑی اچھی نوکری ملتی ہے اور بری میں جاؤ تو بری نوکری ملتی ہے. وہ صرف شروع کا ایشو ہوتا ہے, اس کے بعد ساری پلینگ فیلڈ چینج ہو جاتی ہے. تو میری ایڈوائس یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو کام تم لوگوں نے کرنا ہے وہ کرو گے تو کامیاب ہوگے. میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. ایجوکیشن جو ہے یہ ان کا کام نہیں تھا, یہ ینگسٹرز کا کام ایجوکیشن نہیں ہے, یہ دوسروں کا کام تھا. یہ ماں باپ نے فیس دی, ٹیچروں نے ڈنڈے گھمائے, امتحان دلوائے, یہ تو کوئی اور کر گیا. یہ ذمہ داری آپ کی نہیں تھی, یہ اس تعلیمی ادارے کی ذمہ داری تھی. ایجوکیشن ان کی ذمہ داری تھی. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نالج آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ایجوکیشن میں تو ماسٹر ہے, نالج میں زیرو ہے. کیونکہ نالج میں کیوں زیرو ہے؟ بیکاز یہ کام انہوں نے خود کرنا ہے, یہ کام کوئی کروانے والا نہیں ہے. یہ اندر سے ایک کویسٹ نکلتی ہے, کیوریوسٹی نکلتی ہے, آپ کھوج لگاتے ہو, آپ وہ نالج حاصل کرتے ہو. اور ہمارے ینگسٹرز نے نالج اور ایجوکیشن کو کنفیوز کر دیا, اور آگے جا کے زندگی نالج پہ گزرتی ہے, ایجوکیشن پہ نہیں گزرتی. اب نالج اور ایجوکیشن میں کیا فرق ہے یہ بھی سن لو.
23 मार्च की छुट्टी, जितने भी ये लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, ये 23 मार्च को छुट्टी मनाते हैं। और तुम अगर इनसे अभी पूछो कि क्यों छुट्टी होती है, तो ये हम आवाज होके कहेंगे कि जी करारदाद है पाकिस्तान, जी ये हम बिल्कुल आवाज ऐसे होके ही। कहेंगे। हाँ, इन सब से पूछो, किसी एक ने वो करारदाद पढ़ी है? किसी एक ने नहीं पढ़ी। वो एक सफा है, जब से पैदा हुए हैं ये छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन वो करारदाद नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो नॉलेज में आती है। वो इनका काम था। वो 23 मार्च को जी एक जलसा हुआ, वो तो टीचर ने बता दिया पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में, उसको लेके सारी जिंदगी गुजार देंगे। भाई वो तो उन्होंने बताया, तुम्हारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अपने मुल्क की करारदाद एक पेज की है। आज ये सब जो सुन रहे हैं ना, इनसे पूछ लो कि इन्होंने वो पढ़ी है। आज शाम को इस प्रोग्राम के बाद जाके शायद गूगल करेंगे। ठीक है सर, मैं इन सब तमाम लोगों से, जो जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, काइंडली मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट करके कि सर जो पूछ रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान अगर किसी ने पढ़ी है या फिर उसके मुतालिक वो जानते हैं। ये तो उन्हें पता है कि करारदाद पाकिस्तान कब पास की गई, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या गया है एक्चुअली, वो ज़रूर बताएं। और सर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है आपके लिए तो मैं उसको भी साथ जरूर साथ ऐड करता चलूं। जरूर। और आपको सलाम कह रहे हैं, अवेस अहमद आपको सलाम कह रहे हैं, नाजिया फैसल आपको वालेकुम सलाम सलाम। कह रही हैं। इसके वालेकुम साथ सलाम। साथ मोहम्मद आतिफ हैं, वो कह रहे हैं गुड टू सी यू अहमर एंड नाइस शो, थैंक यू सो मच। सोबिया कुरैशी कहती हैं कि ड्रीम डिफाइन गोल। थैंक यू सोबिया, आपने कमेंट किया। आप ताहिर जलील शेख मेरे बड़े भाई हैं कनाडा से, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल जो थॉट्स हैं बिल्कुल बेहतरीन हैं। इसके अलावा जी काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। सर मूविंग अहेड, आपसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस वक्त हम एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। अब आपके मज़ीद जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ के, लेट्स टॉक अबाउट टेनिस के। टेनिस के अंदर माशाल्लाह आपने एक नाम बनाया, आप नेशनल चैंपियन भी रहे पाकिस्तान के। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा बताइए कि कब आपने स्टार्ट किया और क्या क्या हर्डल्स आए, और वहाँ का हमारे पास जो है वो टैलेंट मौजूद है स्पेसिफिकली टेनिस के हवाले से अगर बात की जाए तो। देखो बेटा, बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी बताऊं क्या है, कि हमने स्कूल्स में स्पोर्ट्स खत्म कर दी, और लोग ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स खेलना फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छी है, और फिजिकल फिटनेस के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। और भाई फिजिकल फिटनेस तो घर में एक ट्रेडमिल रख लो तो वो पूरी हो जाएगी। स्पोर्ट्स की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो लोग नहीं समझते, कि ये वाहिद चीज है जो आपको हारना सिखाती है। कोई और शोबा आपको हारना नहीं सिखाता। आप अगर किसी दफ्तर में होंगे और 3-4 दफा हारेंगे, 5वीं दफा आपकी नौकरी तेल हो जाएगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हो और 2-3 दफा फेल हो जाए, वो आपको घर भेज देंगे। ये स्पोर्ट्स एक इतनी खूबसूरत चीज है कि आप हारते रहते हो, आप हारते रहते हो, आप हारते रहते हो, और आप फिर खड़े होकर खेलना शुरू कर देते हो। तो आप पाकिस्तान में अगर एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक देखें, जो हमारे सियासतदानों में भी है, हर लोग में है, हम हारना भूल गए। वी डोंट नो हाउ टू लूज। हमें सिर्फ जीतना आता है, और जिस दिन हम हार गए उसके बाद हमारी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। तो बेसिक चीज ये है कि हमने स्पोर्ट्स जब खरीदी, मैं 20-25 साल टेनिस खेला हूं एक अच्छे लेवल पे। बिलीव करें, अगर आप मेरा बायोडेटा देखें तो मैं ज्यादा मैच हारा हुआ हूं, कम जीता हुआ हूं। तो ये एक स्पोर्ट्स इतनी खूबसूरत चीज थी, और हमारे स्कूलों में बंद हो गई। अब जब हमारा, और दूसरी चीज जो स्पोर्ट्स सिखाती है,
वो डिपेंडेंस सिखाती है किसी और पे। जिसकी टीम वर्क के तुम लेक्चर और तुम पढ़ाइयाँ करते रहती हो ना, और ट्रेनर्स आके टीम वर्क लगे रहते हैं, स्पोर्ट्स से बेहतर टीम वर्क कोई नहीं चीज सिखाता। आज इमरान खान की तस्वीर सबको याद है, उसने 92 का वर्ल्ड कप उठाया हुआ, वो वसीम अकरम 2 विकेटें ना ले तो वर्ल्ड कप गया था। तो क्या इससे होता है कि यू लर्न टू वर्क बिल्कुल सर, टुगेदर, एग्रीड। आप इकट्ठे काम करना सीखते हो, आप लोगों पे डिपेंड करते हो, लोग आप पे डिपेंड करते हैं। हमारी यूथ की क्या प्रॉब्लम हो गई है, सब अकेले टीपू सुल्तान बने हुए हैं। हर समझता है कि जी मैं अकेला कुछ कर लूंगा, नहीं पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। नो, देयर इज नॉट बीन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस इन द वर्ल्ड। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, दुनिया में इंडिविजुअल सक्सेस का एक एग्जाम्पल नहीं है, इंडिविजुअल ग्लोरी का एग्जाम्पल है। ग्लोरी एक आदमी को मिलती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। 40 साइंटिस्ट ने मिलकर उसका स्पेस सूट डिजाइन किया ताकि वो ऊपर मर ना जाए। एडमंड हिलरी एवरेस्ट पे चढ़ा, first person on Mount Everest. 348 people were with him who helped him summit Everest. अब हम उन 348 लोगों का नाम नहीं जानते, हम सिर्फ एडमंड हिलरी का नाम जानते हैं, बिकॉज ग्लोरी हैज गॉन टू हिम। इंडिविजुअल सक्सेस पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तुम्हें लोगों की जरूरत होगी। और ये हमारी यूथ को समझना चाहिए कि अगर कामयाब होना है तो लोग तुम्हें ये कामयाब करेंगे, अकेले कोई नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री में कोई अकेला कामयाब नहीं हुआ। सो दिस इज, हाँ, तो स्पोर्ट्स में ये है कि स्पोर्ट्स में मेरी जर्नी बहुत लाइक ऑल जर्नीज यार, हर जर्नी टफ होती है, खास तौर पे जब आपका गोल हाई होता है, जब आप चाहते हो कि आप पाकिस्तान की ग्रीन जैकेट पहनो, जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट करो, उसके लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे नहीं होती। मैं सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करता था, फिर मैं 8 बजे नौकरी पे जाता था, फिर 5 बजे जब छुट्टी होती थी बाकी सब घर जाते थे, मैं फिर ट्रेनिंग पे जाता था। और एक दिन नहीं, 10 साल मैंने ये किया है। बिल्कुल, यानी सर शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर कोई शॉर्टकट है तो वो है हार्ड वर्क। किसी चीज का शॉर्टकट ना कभी हुआ है ना होगा। और ये एक नया वर्ड इन्होंने सीख लिया है, लकी। और भाई जुआ खेल रहे हैं कि लकी हैं? लकी का लफ्ज ढूंढ लिया। अच्छा, लकी का लफ्ज बताओ क्यों इस्तेमाल करते हैं? लकी से इनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर ये लकी का लफ्ज इस्तेमाल ना करे ना, अगर ये कहे कि अगला बंदा इसलिए कामयाब हुआ है उसने मेहनत ज्यादा की है, तो फिर अगला सवाल होता है तुमने क्यों नहीं की? उससे बचने के लिए ये किस्मत पे डाल देते हैं। अम्मी पूछती थी वो क्यों फर्स्ट आया? वो अम्मी, वो टीचर का फेवरेट है। कभी 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 किसी बच्चे से सुना है कि वो इसलिए, कभी किसी बच्चे से सुना है कि वो इसलिए फर्स्ट आया है कि वो ज्यादा मेहनत करता है? बिकॉज वो कह के देखे तो मां चपेट मारती है कि तूने क्यों नहीं मेहनत की। तो हमारी यूथ में ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। हम ढूंढते हैं कोई बंदा जिस पे हम ब्लेम फेंकें, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी ये कभी वो। सारी दुनिया खराब है, अंदर नहीं देखेंगे। जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं है। वी हैव फाउंड पीपल टू ब्लेम। हमने हर फील्ड में किसी ना किसी को ढूंढ लिया है कि जी इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, एग्रीड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि एक लोगों को एक्चुअली मलबा डालना होता है, वो कहते हैं ना कि किसी का कंधा इस्तेमाल करना होता है।
تو اگر آپ کو کندھا مل رہا ہے لوگوں کی صورت میں, لوگوں کے ناموں کی صورت میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بلیم کرنا آسان ہے. اپنے آپ پہ لوگ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ واٹ وینٹ رانگ ان دیئر اون سیلف, تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. اور جب اگر اس کو انالائز کریں گے تو آبویسلی جب وہ دوبارہ کوشش کریں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح اسٹرانگ کم بیک کریں گے. اور سر, ٹینس کے حوالے سے ہم نے بات کی, اسپورٹس کے حوالے سے بات کی, آپ نے بیچ میں کرکٹ کا بھی ذکر کیا جہاں پر آپ نے 92 ورلڈ کپ کی بات کی کہ وسیم اکرم نے 2 وکٹس لیں ورنہ ہم ورلڈ کپ ہار جاتے. تو سر یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہم نے ٹینس, ہمارا جو اسکواش تھا, اسکواش میں ہم نے ایک الگ مقام حاصل کیا پوری دنیا میں, سب سے زیادہ ورلڈ ٹائٹل ہمارے پاس اسکواش کے اندر آئے. اس کے علاوہ ہاکی کے اندر ایک ہمارا وہ آہستہ آہستہ جو ایک منظر عام پہ سے ہٹتے چلے گئے اور صرف کرکٹ کے اوپر ہمارا فوکس رہ گیا. بینگ اے کرکٹ فین, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک, اسپورٹس فین بھی ہوں میں, اوبویسلی کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, لیکن اس کی کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ بیٹا بڑی سمپل چیز ہے. اگر بچوں کو اسکول میں اسپورٹس نہیں کھلاؤ گے تو آگے جا کے کون, میرے انکل آ کے کھیلیں گے؟ کون کھیلے گا؟ بچوں نے ہی تو کھیلنا ہے. عمران خان 8 سال کی عمر میں میرے ساتھ ایشین میں کرکٹ اس نے شروع کیا ہے اور سارا دن وہ وہاں بولنگ کرواتا تھا. وہ کوئی 25 سال کی عمر میں نہیں اٹھ کے کہا اس نے کہ جی میں نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے. میں 12 سال کی عمر کا تھا, میں نے ٹینس ریکٹ اٹھایا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو چیمپئن بننا ہوتا ہے, اب اسکواش پہ کیوں تھا, یہ تم نے اگزامپل دی بڑی اچھی, اس لیے کہ اسکواش کے ہمارے جتنے چیمپئنز تھے وہ ایک ایریا سے آتے تھے, فرنٹیئر سے. وہاں ایک قسم کا ٹریڈیشن تھی, وہ ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں اسکواش ریکٹ دے دیتے تھے. یہ سارے آپس میں کزنز ہیں, یہ جی بالکل. جانشیر اور جہانگیر, دے آر آل کزنز. وائی؟ بیکاز یہ ایک قبیلے سے آئے ہوئے ہیں, اس قبیلے کی ٹریڈیشن تھی. جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں اسکواش ریکٹ دیتے تھے. اب ہاکی اور یہ کرکٹ تھوڑا سا اس لیے رہ گیا ہے کہ یہ گیم پھر بھی آپ اسکول میں کھیلتے ہو, پھر بھی گلی محلوں میں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو گیم گلی محلوں میں نہیں بچے کھیلتے یا اسکولوں میں نہیں کھیلتے, تم مجھے بتاؤ کہ اس میں کیسے پاکستان آگے بڑھے گا؟ پاسبل ہے؟ جو بچہ ہی نہیں گیم کھیل رہا وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ وہ تو آپ دعائیں دیں کہ عمران ٹائپ لوگ جب کرکٹ میں آئے تو انہوں نے وقار یونس کو کھیلتے دیکھا, اس نے کہا چل آ جا, بیکاز عمران کے پاس یہ کوالٹی تھی کہ وہ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا تھا. ورنہ وقار یونس کبھی زندگی میں کرکٹ نہیں کھیلتا, یہ اس کو لے آیا, اس نے انضمام کو دیکھا, اس نے کہا آ جا. تو یہ کئی ایسے لوگ تھے دلیر جو ٹیلنٹ کو دیکھ کے اسپورٹس میں لے آتے تھے. اب جو ہے, اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب بیسک بات یہ ہے کہ اسپورٹس میں اگر پاکستان نے ایکسل کرنا ہے تو ہمیں اسکول لیول پہ اسپورٹس کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا, سیریس اسپورٹس کو. آج بچے اسکول سے نکلتے ہیں اور واپس جا کے ایک ٹیوشن, پھر دوسری ٹیوشن, پھر تیسری ٹیوشن, پھر چوتھی ٹیوشن. ہمارے زمانے میں ٹیوشن صرف وہ بچہ لیتا تھا جو نالائق ہوتا تھا, جس کو کلاس میں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, اس پہ رین کیا جاتا تھا, اس کو ٹیوشن دی جاتی تھی. آج سب سے جو برائٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیوشن لے رہے ہیں. آج ماں باپ کو بولو نا اپنے بچوں کو کسی سپورٹس پہ بھیجے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بھیجنا, یہ ٹیوشن پہ جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں, کوئی ہماری قسمت تو خراب نہیں ہوئی. بالکل سر, یعنی آپ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ہم صحیح کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لیں, اسکول کے اندر اسپورٹس کو جتنا حد تک پروموٹ کر سکیں ہم کریں, سو دیٹ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے اور دوسرے اسپورٹس میں بھی پاکستان کا نام آگے ہو, نہ صرف کرکٹ میں. کرکٹ میں بھی خیر کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ نہ صرف کرکٹ میں بلکہ اور دوسرے اسپورٹس میں بھی آگے بڑھے گا. موونگ آن سر, آپ کا پائلٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے, بینگ اے پائلٹ, یو آر اے کمرشل پائلٹ, ماشاء اللہ آپ کوالیفائڈ پائلٹ ہیں, آپ کی اتنے سارے آورس ہیں, فلائنگ آورس. تو آپ سے سر میں کوئی قصہ سننا چاہ رہا تھا, آپ کی کوئی ایسی میموریبل فلائٹ ہو جو کہ آپ کبھی جا رہے ہوں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جو آپ نے کنٹرول کی ہو, یا کبھی کسی طوفان میں پھنس گئے ہوں, تو ہمارے ویور سے شیئر کیجیے پلیز. بیٹا میری تو فلائنگ جو تھی, میں نے کسی ایئر لائن کے لیے فلائنگ نہیں کی. میری ساری فلائنگ ایک قسم کی والنٹیئر تھی. جب میں امریکہ میں رہتا تھا
تو وی یوز ٹو لیو، ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، وہاں میں ایئر سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے میں فلائنگ کرتا تھا. اور ایئر سرچ اینڈ ریسکیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پھنس گیا یا کوئی پہاڑ پہ پھنس گیا یا کوئی ایمرجنسی آ گئی تو ہم جا کے پھر اس کو بچایا کرتے تھے. اور جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی موسم اچھا ہے یا خراب ہے. تو وی یوز ٹو رسک آر لائف آلموسٹ ایوری ڈے ٹو سیو لائفس، بیکاز ہمارا کام اس قسم کا تھا. تو اگر میں تمہیں اپنی ایمرجنسیز لکھوانا شروع کر دوں تو یہ 3 پروگرام ختم ہو جائے. لیکن یہ تھا کہ اٹ واز اے لاٹ آف فن، اٹس اے لاٹ آف ایڈونچر. میں نے پیسوں کے لیے کبھی زندگی میں فلائنگ نہیں کی. میں نے ساری فلائنگ جو ہے وہ والنٹیئر کی ہے، اور فلائی کام کے لیے میں نے فلائنگ کی ہے. میں ایمبولینس فلائی کرتا تھا، ایئر ایمبولینس فلائی کرتا تھا، تو اس قسم کی میں فلائنگ کرتا تھا. میں نے کبھی بھی پیسوں کے لیے فلائنگ کبھی بھی نہیں کی. سر یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، آپ پہلی بار بتا رہے ہیں غالباً اس بارے میں. تو سر ہیٹس آف ٹو یو آن دس. ماشاء اللہ، ایک دل چاہیے ہوتا ہے اس طرح والنٹیرلی کام کرنے کے لیے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. سر بینگ اے پائلٹ آبویسلی، اینڈ I've heard that and you have told me as well that مطلب پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ہماری بات چیت رہی ہے، ہماری ٹویٹر کے اوپر بھی، اور ویسے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آبویسلی پاکستان ایئر فورس کے متعلق سب نے سنا ہے، لیکن how do you see our how do you rank our at دنیا کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ کیا ریٹ کریں گے پاکستان ایئر فورس؟ بیٹا ہماری ایئر فورس کا تو یہ ہے سچویشن کہ ہمارے بچے ہیں، اور میں ایئر فورس میں ٹریننگ بھی کرتا ہوں، اور جن پائلٹس کو میں ٹرین کرتا ہوں وہ میرے اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں. اور یو کین ناٹ امیجن کہ جو جذبہ اور اسکل ہمارے پائلٹس میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وی ہیو ون آف دی فائنسٹ ایئر فورس ان دا ورلڈ. اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کو اور یہ پائلٹس کو اتنی دے آر سو اسکلفل، اور اس اسکلفل کے اندر ایک پرفیکٹ کمبینیشن ہے جو شاید باقی ایئر فورسز میں کم ہو. اور وہ یہ ہے کہ وہ اسکل جب ایمان کے ساتھ مکس ہوتی ہے نا، تو پھر جو کمپوننٹ اور جو ریزلٹ نکلتا ہے نا، جس بچے کو جان کی فکر نہیں ہے، جو 19 سال کا 20 سال کا بچہ کاکپٹ میں بیٹھتا ہے، ہی از ناٹ ورڈ کہ اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، اس سے بہتر کوالٹی بیٹا کیا ہو سکتی ہے. میں گھبراتا ہوں ان کو پڑھانے سے، بیکاز مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں کسی کی ان کے لیے کوئی میں ٹریننگ کروں اور اگلی دفعہ جاؤں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے خدا نہ خواستہ ایک شہید ہو گیا ہوتا ہے، اور مجھے رات کی میری نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو مجھے جب بھی ایئر فورس والے کہتے ہیں کہ آ کے ان کو ذرا ٹریننگ کرو، میں بہت گھبراتا ہوں. لیکن یہ میرے بچے ہیں، میرا اپنا کیونکہ فلائنگ سے بہت ایکسپیرینس لا ہے. میں نے نور خان صاحب کے ساتھ نوکری بھی کی ہے جو ہمارے ہیرو تھے اور ایئر چیف تھے. تو میں تو ایئر فورس کا ایک اڈاپٹڈ چائلڈ ہوں. ہاں، تو سو ایئر فورس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اٹ ول آلویز ریمین. اور جب بھی وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں پوری دنیا کو منع کر سکتا ہوں، میں کبھی پاکستان ایئر فورس کو منع نہیں کر سکتا. ونڈرفل سر، ونڈرفل، واٹ این آنر سر. مطلب یہ تو آپ پاکستان ایئر فورس ساتھ قریب بھی کام کرتے ہیں، مطلب ماشاء اللہ آپ اس حوالے سے پریولیجڈ ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ ساتھ بالکل کام کرتے ہیں. نور خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ماشاء اللہ سے. سر تو آنے والے جو کمرشل یا پھر فائٹر پائلٹس ہیں ان کو آبویسلی آپ اپنی ٹریننگ میں بھی ایڈوائسز دیتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے سن رہے ہوں گے جو کوئی ایمبیشیس ہوں گے، جو پائلٹ بننا چاہتے ہوں گے آگے جا کے، تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے کیریئر کو مولڈ کریں سو دیٹ دے کین بی اے ویری گڈ پائلٹ اور یوزفل ہوں اپنی کنٹری کے لیے، یا ان کا کیریئر بہت اچھا جائے آگے؟ دیکھو بیٹا، فلائنگ جو ہے نا یہ ایک قسم کا ایک بگ ہے. اور جو لڑکے ایئر فورس کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ان کو فلائنگ کا شوق تو بہت ہوتا ہے، بٹ فلائنگ ایک ایسی چیز ہے جو شوق کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی. I've seen a lot of passionate لڑکے جن کو فلائنگ کا شوق تھا، جب وہ ایکچولی جا کے ایئر فورس میں اپنا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ they don't have that hand-eye coordination، یا ان میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو اچھے پائلٹ میں ہوتی ہے. اور ڈونٹ forget کمرشل فلائنگ اور ایئر فورس فلائنگ میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. جسٹ بیکاز یہ دونوں جہاز ہیں اور یہ ہوا میں اڑتے ہیں تو ڈزنٹ مین ایئر فورس پائلٹ کے ریفلیکسز
उसकी उसको 2.5 सेकंड होते हैं जब उसने अपनी जान बचानी होती है, उसने 100 काम करने होते हैं 2 सेकंड में। कमर्शियल पायलट्स हमारे जैसे, हम कॉकपिट में बैठे होते हैं, सारा दिन कॉफियां पी रहे होते हैं, हमें किस बात की फिक्र है? तो ये एयरफोर्स पायलट्स की क्वालिटीज बहुत अलग होती है, और ये जितने भी होते हैं ना पायलट्स जो अप्लाई भी करते हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा पैशन होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम करना है, बिकॉज ये आसान काम नहीं है, बिकॉज ये इट्स आप अपनी जिंदगी के साथ रोज खेलते हो, फिर खुदा ना खास्ता कोई मुल्क पे कोई कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, तो देन यू हैव टू यू आर सैक्रिफाइसिंग और यू आर सॉर्ट ऑफ प्लेइंग विद योर लाइफ, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसीजन। ये कोई गेम नहीं है कि आपने कहा कि चलो जी मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर एयरफोर्स वाले, अकेडमी वाले भी, हमारी आर्म फोर्सेस की जितनी अकेडमीज हैं, ये इतनी अच्छी अकेडमीज है, ये बच्चे को इतना असेस करती हैं अच्छी तरह और ट्रेन करती हैं, और अगर वो फील करते हैं कि वो बच्चा नहीं बन सकता पायलट, तो उसको वो नहीं बनाते, उसको निकाल देते हैं जीडीपी से। ऑलराइट सर, ठीक है सर। मैं बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा तमाम पायलट्स को जो कि आ रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि उन्होंने आपकी एडवाइस सुनी है तो वो अपना फोकस रखेंगे उसी तरफ, और इस चीज़ को खेल नहीं समझेंगे कि ये फ़न के लिए नहीं जा रहे, ऑब्वियसली इट्स सीरियस बिजनेस। और सर आगे चलते हैं, वो ये कि एक चीज़ जो कि मतलब बहुत सारे आपके टैलेंट्स हैं, उसमें से एक टैलेंट आपका म्यूज़िक का भी टैलेंट है आपका, आप यू आर अ म्यूजिशियन एज वेल माशाल्लाह। और आप बहुत अच्छा बजाते हैं, ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर आपके आजकल जो है वो वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं, पियानो के ऊपर आप ट्यून कर रहे होते हैं। तो सर आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो कि आपको मज़ा आता है बजाने में? बेटा आजकल तो मैं कीबोर्ड्स ही बजा रहा हूँ, और कीबोर्ड इसलिए बजा रहा हूँ कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप अकेले बजा सकते हो, वरना अगर कोई और आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ तो उसके लिए आपको लोग चाहिए जो आपके साथ बजाएं, एक आपको किस्म का एक ग्रुप बनाना पड़ता है। तो मैं क्योंकि अब अकेला बजाता हूँ, तो मैंने पिछले 15-20, मैंने शुरू तो गिटार से किया था, तो मैं गिटार बजाया करता था, लेकिन फिर एक टाइम आया कि मैंने स्विच किया, तो मैं फिर 25-30 साल से अब कीबोर्ड्स ही बजा रहा हूँ, और बस मैं खुशी हूँ इसमें। और म्यूजिक जो है ना, ये बड़ा अनवाइंड करता है, डी स्ट्रेसर है। तो जब भी मैं अगर दफ्तर से आता हूँ, इफ आई हैड अ बैड डे, तो मैं बस हेडफोन्स पहन के तुम्हारी तरह आधे घंटा बस मैं कीबोर्ड पे बैठ जाता हूँ, और सारा सिस्टम जीरो हो जाता है, तो अल्लाह ला खैर सारा शाम अच्छी गुजर जाती है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। सुनना भी बहुत अच्छी चीज है, और अगर इफ यू कैन प्ले म्यूजिक, इट्स ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। ये तो ऑब्वियसली म्यूज़िक से रिलेटेड सवालात हो गए। कुछ सवालात ऐसे हैं सर जो कि ऑब्वियसली मेरे जहन में था कि मैं आपसे करूँगा, जो कि समझ लीजिए कि एक मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपने बताया कि इमरान खान आपके क्लास फेलो थे जिसन से, तो आपने उनके मुतालिक क्या स्पेशल चीज़ ऐसी नोटिस की कि आप ये समझते थे कि उसी वक्त आपको पता चल गया था कि आगे जाके या तो बड़ा स्टार बनने वाला है, या तो क्रिकेटर बनेगा बहुत बड़ा, या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट बनेगा, या फिर एक मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा, कि व्हाट एग्जैक्टली दैट स्पेसिफिक स्किल और एनी स्पेशल थिंग यू हैव नोटिस्ड इन हिम देन? बेटा देखो, इमरान और मैं स्कूल में इकट्ठे थे जब हमारी उम्र 7-8 साल थी। उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आगे जाके क्या बनेगा, बट ये जरूर आप देख सकते हो कि पैशन बहुत था, एक विल टू हार्ड वर्क था, और सिर्फ इमरान में नहीं था। उस जमाने में अ लॉट ऑफ हमारी आधी क्लास जो थी, वो एक बड़ी, हम छोटे छोटे होते थे, लेकिन हमारे में पैशन होता था, एक डिजायर होती थी कि हमने ये करना है। अब वो ड्रीम पैशन ही खत्म हो गई है। इमरान खान को मैं ये बच्चों को बताता हूँ कि हमारे पीटी मास्टर ने खड़े होके और वो क्रिकेट फील्ड पे बताया कि जी ये लाइन है, इसके आगे पाँव रखोगे तो नो बॉल हो जाएगा। तो पीटी मास्टर ने ये लेक्चर सबको दिया, पूरी क्लास को पता लग गया कि जी इसको पाँव इस लाइन से आगे रखना है तो नो बॉल हो जाएगा। अब इमरान ने क्या किया, in 187 one-day internationals and 87 test matches, not a single no ball, not one. वंडरफुल,
in his entire career, not a single no ball. और हम तो फिर आप पैसे लेके नो बॉल कराना शुरू हो गए. जी बिल्कुल सर, वो भी एक डार्क बाब है हमारी क्रिकेट का उस हाँ, तरफ. तो तो खैर ये जो पैशन है ना, ये जो पैशन था, ये सिर्फ इमरान में नहीं था. हमारी जो एज थी या हमारी जनरेशन थी, उसमें द यूथ वाज वेरी पैशनेट. शायद कह लें कि जी हमारे पास कोई और काम नहीं था करने को, और आजकल बच्चों के पास 10 और एक्टिविटीज है, जो भी है. लेकिन आई फाउंड कि आजकल के बच्चों के ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है. एक चीज पे लगते हैं और उनको जरा मुश्किल लगती है, उसको दफा करके दूसरी चीज पे चले जाते हैं. फिर वो चीज पे लगते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ये बकवास है. और तो वो इट वाज नॉट इमरान खान, इट वाज एवरीबॉडी हैड अ विल. उनकी डिजायर अलग होती थी, हार्ड वर्क का कंपोनेंट बहुत होता था, और पेशेंस बहुत होती थी. एक सबसे बड़ी चीज थी, आज आप किसी भी बच्चे को कुछ कहो तो वो कहता है जी कल मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, कल मुझे इसका फायदा मिलना चाहिए. हमारे दफ्तर में बच्चे आते हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं, और सिर्फ वो इम्पेशंस की वजह से नौकरी मतलब है कि वो हारते हैं. इसलिए हमारी जो आर्म फोर्सेस है ना, इनमें बाकी चीज जो भी है, इनका सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम ये है कि ये टाइमलाइन आइडेंटिफाई करते हैं. जर्नैल ने अगर जर्नल ने 25 साल के बाद जर्नैल बनना है तो वो 25 साल के बाद ही बनेगा. वो ये नहीं हो सकता कि वो बहुत ब्राइट ऑफिसर है तो 10 साल के बाद जर्नैल बन जाएगा. तो वो एक टाइम स्केल पूरा गुजारते हैं, एक पूरा प्रोसेस बनाते हैं. और हर आदमी जर्नैल नहीं बनता, लेकिन जो बनता है वो अपने वक्त पे बनेगा. उसके लिए शॉर्टकट कोई नहीं है. उसका टाइम आएगा जब उसने इतने इतने साल गुजारे होंगे, उसने इतनी ट्रेनिंग कोर्स की होगी, उसने अपना स्टाफ कॉलेज किया होगा, उसने वॉर कोर्स किया होगा, जितनी भी कंडीशंस है वो पूरा करेगा तो जाके वो क्वालिफाई करेगा. तो देयर इज नो शॉर्टकट. और ये जो हमारे बच्चे आजकल शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कि जो चीज है वो जल्दी मिल जाए. आज तुम मेरी जो इतनी तारीफें कर रहे हो, इसको 45 साल लग गए बेटा, उससे भी ज्यादा एग्रीड लग सर. गए. अगर और तुम्हें तुम्हारे पास तो सिर्फ मेरा सीवी तारीफों का है ना. अगर तुम मेरी नाकामियां के लिस्ट खोलो ना, तो उसके लिए 2 प्रोग्राम चाहिए. ओह माय गॉड. अगर मेरी फेलियर्स डिस्कस कर, बिकॉज फेलियर के बगैर सक्सेस पॉसिबल नहीं है. अगर तुम मेरे फेलियर्स डिस्कस करो, बिलीव मी 2 घंटे लग जाए तुम्हें. लेकिन और यही बच्चे, और मैं बच्चों को ये भी कहता हूं कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज के पीछे मत भागे, फेलियर स्टोरीज के पीछे भागे. बिकॉज फेलियर स्टोरीज आपको ज्यादा सिखाती हैं, सक्सेस स्टोरी आपको ज्यादा नहीं सिखाती. अगर कोई बंदा फेल किया हो ना, उसकी स्टोरी सुने, बिकॉज वो आपको सिखाता है कि जो काम मैंने किया है, जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूं, ये काम मत करना. ट्रू, बिल्कुल ट्रू, सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऑब्वियसली फेलियर आपको बिल्कुल बहुत कुछ सिखाता है. सर टॉकिंग अबाउट हमने इमरान खान के मुतालिक बात की, म्यूज़िक के हवाले से बात की. सर आपकी मेरी एक जब कन्वर्सेशन हुई थी उस दौरान शहीद जुनैद जमशेद का भी जिक्र निकला था. तो हाउ वाज योर टाइम विद हिम? आई मीन ही वाज वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाय. एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई. जुनैद तो जी अपना प्लीज. बच्चा था. ये बहुत ही छोटा था, तो ये मेरे पास आया करता था, मेरे से एडवाइस लेता था. फिर हम बैठ के इकट्ठे, ये गिटार बजाता था, मैं कीबोर्ड बजाता था. तो मेरा तो इससे बहुत ही पुराना रिश्ता है. और वो जो क्रैश हुआ, उसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स मारे गए. एक जुनैद, जिसको मैं अपना स्टूडेंट ही कहता हूँ, वो शहीद हुआ. दूसरा जो जहाज का को पायलट था, उसको सिमुलेटर फ्लाइंग भी मैंने करवाई, अली ओह माय अकरम, गॉड. वो भी अपना बच्चा था. तो वो बस यही तो है कि आप बट जुनैद वाज अ वंडरफुल पर्सन. मैं उसकी क्या तारीफ करूं, सारी दुनिया उसको जानती है. बट वो जब बहुत ही छोटा था तो उसका मेरे साथ, बिकॉज रोहेल हयात जो है, जो वाइटल साइंस का जी. कीबोर्ड है, रोहेल मेरा नेफ्यू है. तो ये इसलिए सब मेरे आगे पीछे घूमते थे,
सलमान भी मेरा बहुत दोस्त है, तो क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ तो ये सब म्यूजिशियंस मुझे भी जानते हैं और मैं इनको भी जानता हूँ, और ये तो बड़े टॉप के म्यूजिशियन हैं, मैं कहाँ का म्यूजिशियन हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया जुनैद के साथ। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आई होप के उनका जो एक मैसेज है, उनका जो एक ज़िंदगी जो उन्होंने इस तरीके से गुजारी है लोगों के लिए, उसके अंदर मैसेज होगा ऑब्वियसली। और सर टॉकिंग अबाउट कुकिंग, आप सर अपनी रेसिपीज लगाते रहते हैं ट्विटर के ऊपर। माय वाइफ, माय भाभी, लाइक दे आर फैन ऑफ योर्स माशाल्लाह से। तो सर उस मुतालिक बताइए कि कुकिंग का आप शौक, लाइक इट वाज बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन, और आपका वैसे ही शौक है खाना बनाने का? बट अपनी शुरू वहां रेसिपीज भी से ट्राई हुआ, शुरू वहां से हुआ। जाहिर है हॉस्पिटैलिटी का बंदा था, जब मैं कॉर्नेल गया तो वहां पर किचन में मैंने टाइम गुजारा, लेकिन जी जी किचन में सब टाइम गुजारते हैं, डजंट मीन कि आपने किचन में टाइम गुजारा तो आपको वो एक कोर्स का हिस्सा होता है। तो लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो किचन में टाइम गुजारते हैं, इम्तिहान देते हैं और कहते हैं दफा करो किचन को, मैंने कभी दोबारा नहीं घुसना। तो लेकिन कई होते हैं हमारे जैसे जिनको शौक पड़ जाता है, तो मुझे जी। उससे शौक पड़ा, और मैं कोई इतना रेगुलर कुकिंग नहीं करता। वो तो मुझे लोग इसलिए पसंद करते हैं कि और मर्द बहुत कम कुकिंग करते हैं, तो मैं अंधों में खाना राजा हूँ। तो अगर अगर ज्यादा मर्द कुकिंग करते होते तो मुझे कोई ना पूछता, वो तो बाकी क्योंकि बहुत कम मर्द कुकिंग करते हैं, ज्यादा खवातीन करती हैं, तो इसलिए मेरा जरा नंबर बढ़ जाते हैं, और वरना बट मुझे शौक बहुत है, और मैं चीजें ट्राई करता रहता हूँ, और टाइम अच्छा गुजर जाता है। ये भी एक डी स्ट्रेसर है, और तो तो ये है सर कुकिंग ज्यादा की क्या कहानी। एंजॉय करते हैं, देसी एंजॉय करते हैं ज्यादा या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस वगैरह? 100% देसी बेटा, जबरदस्त 100। जबरदस्त, मैं माइंड। हाँ मैं बहुत कॉन्टिनेंटल खाने बनाता हूँ, लेकिन जितना मैं तो लंदन भी जाता हूँ, और मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं साल में 4-5 दफा लंदन में होता हूँ। तो लंदन में मैं जिनके घर ठहरा होता हूँ, उनके घर वो फिर मैं वहां भी खाना बनाता हूँ, और सिर्फ देसी खाने में बना रहा होता हूँ। तो मैं तो बहुत ही देसी आदमी हूँ, और मुझे देसी खाने बहुत पसंद है। जबरदस्त। और सर सर काफ़ी ज़्यादा सवालात हो गए आपसे। दो मैंने वैसे तो खैर ये टिपिकल सेगमेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी देखा होगा। यू नो, जस्ट टू ब्रिंग इन द फन फैक्टर, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत सीरियस गुफ्तगू हमारी हुई और आपने बहुत ज़्यादा एडवाइसेस वगैरह भी दिए ऑब्वियसली। तो लेट्स ब्रिंग इन सम फन एलिमेंट इन इट। एक सेगमेंट हमारा है, इसका नाम है वन वर्ड एक्सप्रेस। इसमें मैं कुछ शख्सियात या कुछ चीज़ों के नाम या कुछ मे बी बिल्डिंग्स के नाम आपकी लाइफ से रिलेटेड में भी या हालात हाजरा के हवाले से लूंगा। तो इनके मुतालिक आपके जहन में जो भी पहला वर्ड आए, काइंडली आप वो मुझे बताइएगा। बेटा क्यों मुझे राइट? बरवाओगे, मां से क्यों बरवाओगे मुझे? नहीं सर, आई एम श्योर कि आप ऐसा जवाब देंगे, ऑब्वियसली कि ऐसी कोई बात नहीं होगी उसमें। और जी शुरू करें सर आपकी इजाजत से? करें जी। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड हामिद मीर। बेटा खुदा के लिए ये मेरे से ऐसे सवाल मत करो। मैं इन चीजों पे, तुम्हें पता है, कमेंट ही नहीं करता। मैं ट्विटर पे भी, तुमने कभी सुना है मेरे जी मैं जी पॉलिटिक्स पे बिल्कुल। कमेंट ही नहीं करता, बिकॉज ये और चीज सर जो है ना, इसके ऊपर, ये भेड़ों का छत्ता है, इसमें हाथ डालोगे तो भेड़ें काटती हैं और कुछ नहीं होता। कुछ और, हाँ, एग्रीड। किसी और का नाम ले दो पॉलिटिक्स रिलेटेड, और इससे मुझे मेरा इम्तिहान ना लेना। ऑलराइट सर, ऑलराइट, पॉलिटिक्स को हम अवॉइड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एचएसएन कॉलेज। हाँ, एशियन कॉलेज इज माय, अगर एक एक लफ्ज निकालना चाहते हो तो माय चाइल्डहुड, मैं चाइल्डहुड अपने यूज करता हूँ कि मेरी मेरी चाइल्डहुड का आगाज एशियन से हुआ। ट्विटर। ओह, लॉट ऑफ फन। ओके। हाशु फाउंडेशन। हाशु फाउंडेशन इज समथिंग दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, और हाशु फाउंडेशन ने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बिकॉज हम नया यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। और आप देखो कि आजकल 60 साल के उम्र में लोगों को घर भेज देती हैं कि जी आप रिटायर हो जाओ। तो मुर्तजा अशवानी ने तो मुझे कब्र से निकाल के नौकरी दे दी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अल्लाह ना तो करे सर, अल्लाह आपको so जिंदगी दे मजीद। आमीन। So I'm very grateful to them. They've given me this opportunity, and I hope I don't disappoint them. ऑलराइट, गेम शोज, द गेम शोज।
on TV? मैं देखता ही नहीं टीवी बेटा, मैंने 3 साल से टीवी नहीं देखा। Okay. और इसी वजह से मैं सर इसका मतलब इतना बहुत बेस्ट है। जो इतना मैं खुश नजर आ रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मैं 3 साल से टीवी नहीं देखा। पीस ऑफ एडवाइस है सबके लिए कि टीवी देखना कम कर दें, आपकी जिंदगी में नहीं, जरूर देखें, वो जरूर देखें। मुझे बेटा मीनिंगलेस है ना, सारा दिन चिक चिक बड़ लड़ाइयाँ शाइयाँ, ये वो, एक पार्टी दूसरी को गालियां, दूसरी तीसरी को गाली, क्या फायदा। मैं सुबह ट्विटर पे आता हूँ ना, मैं सुबह ट्विटर पे आता हूँ तो मुझे 4 ट्वीट्स में पूरे पाकिस्तान का हालात पता चल जाते हैं। मुझे क्या जरूरत है कि मैं अखबार पढ़ूं और मैं टीवी देखूं, ऐसी टेंशन है। बिल्कुल। ऑलराइट, इस्लामाबाद। माय होम। एंड कराची। कराची वाज माय यूथ। जब मैं हीरो था ना, जब मैं हीरो था ना, तो मैं कराची में था। सर आप अभी भी हीरो हैं, लेकिन अब आप इस्लामाबाद में। ओके, ऑलराइट, मूविंग अहेड सर, नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है इंतखाब एक का। ऑब्वियसली ये इधर के और एक है जिसके अंदर मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगा, उसमें से आपको कोई एक चीज चूज करनी है, एंड इसके अंदर कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ट्विटर और फेसबुक? ट्विटर। बाइक और कार? बाइक। ओके, लाहौर और कराची? कराची। कराची और इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। ओके, बिरयानी चिकन और बिरयानी बीफ? बिरयानी चिकन या बिरयानी बीफ? यप। क्या सवाल है? हाँ, बिरयानी बीफ। बिरयानी बीफ। ओके, कोलाची और मुनाल? कोलाची द रेस्टोरेंट इन कराची एंड मुनाल द रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद? 100% कोलाची। वंडरफुल। पर्ल कॉन्टिनेंटल और सरीना होटल? यार देखो, ये टेक्निकल सवाल है। मैंने 20 साल सरीना में मैंने 20 साल सरीना में नौकरी की है, एंड दे वर वन ऑफ द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ, और आई ओ माय लाइफ टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जितनी रिस्पेक्ट, आज भी मैं किसी सरीना होटल में घुस जाऊं तो पूरा स्टाफ लॉबी में खड़ा हो जाता है। और पर्ल कॉन्टिनेंटल मेरा करंट इदारा है जो मुझे बहुत प्यारा है। तो ये 2 बच्चों की तरह है, इससे मुझे तफरीक ना करवाना प्लीज। ऑलराइट सर, बिल्कुल मैं समझ गया। और इसका लास्ट इस सेगमेंट में कि इमरान खान क्रिकेटर और इमरान खान वजीर आजम? देखो, आई नो हिज एबिलिटी एज ए क्रिकेटर, ठीक है। आई डोंट नो हिज एबिलिटी एज वजीर आजम। लोग मेरे से तो अभी वजीर आजम जब वो 5 साल मुकम्मल कर लेगा तो उसको मैं एग्जाम के नंबर में तब दूंगा, राइट। बट एज ए क्रिकेटर, आउटस्टैंडिंग। ऑलराइट सर, सो यहाँ पर हमारा दूसरा सेगमेंट भी एंड हुआ सर। जाते कोशिश करेंगे कि रैप अप करें। जाते थे कोई एक मैसेज, कोई पीस जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं आपसे, आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी, लेकिन कोई एक ऐसी एडवाइस जो कि लाइफ लॉन्ग लोगों के साथ रहे और उसके ऊपर अमल करें, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ आसान भी हो जाएगी और वो सक्सेसफुल भी होंगे। देखो बेटा, मेरा गला खुश्क हो गया लोगों को, खास तौर पे यंगस्टर्स को बताते हुए। और यंगस्टर्स का मतलब वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में है, इवन जो यंगस्टर्स नौकरियां कर रहे हैं, कि सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें। सेल्फ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? अपने आप को खुद डेवलप करना। ये डिपेंडेंस छोड़ दे। मैं जाते वक्त तुमसे एक सवाल करता हूं, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनसे मेरी तरफ से सवाल कर लेना कि ये अपनी सबसे बड़ी वीकनेस सोच लें, ठीक है? जो इनकी वीकनेस है ना सबसे बड़ी, वो अभी सोच लें, और 5 सेकंड में सोच लें। फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज क्या तारीख है? आज तारीख क्या है सर? अब 6 मई होगी सर। अच्छा, 6 मई 2020 है। मैं इन सबको ले जाना चाहता हूं 3 साल पीछे, 6 मई 2017, और इन सब से पूछो कि जो वीकनेस इन्होंने आज सोची है, ये 3 साल पहले थी या नहीं।
مجھے نہ بتائیں, مجھے اس کا آنسر معلوم ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 سال سے جھک کیوں مار رہے ہیں؟ کیوں نہیں ٹھیک کی؟ کون ٹھیک کرے گا؟ بجلی چمکے گی؟ ساری زندگی گزار دیں گے اس ویکنس کو لے کے اور ساری زندگی برباد کر لیں گے, لیکن اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. پھر جب میری عمر کے ہو جائیں گے نا, پھر اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کے کہنا کہ بیٹا تیرے نانے کی اگر انگریزی ٹھیک ہوتی نا تو اس نے بہت کامیاب ہو جانا تھا. اور وہ نواسا مڑ کے کہے گا نانا جی سیکھ لینی تھی نا, 1 سال کی محنت تھی نا, ساری زندگی برباد کر دی. سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے بیٹا. سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے خود کچھ کرنا. ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری جان بچائے. اعظم جمیل آئے اور ہمیں سکھائے. او بھائی اعظم جمیل کیوں آئے, خود کیوں نہیں سیکھتے؟ کون سی چیز ہے مجھے پتا چلے نا, مشکل جو ہے جو خود نہیں سیکھی جا سکتی. یہ ان سے پوچھو, یہ 3 سال سے, ابھی تو میں نے شرافت کی ہے 3 سال پیچھے گیا ہوں, اگر میں 6 سال پیچھے جاتا یہ ویکنس سب سے پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس دن میں بتا دوں تمہیں, جس دن انہوں نے اپنی ویکنس خود ٹھیک کر لی نا یا ارادہ کر لیا, اس دن اعظم جمیل بے روزگار ہو جائے گا. اور میرے سے زیادہ خوش انسان کوئی نہیں ہوگا. میں حیران ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے. جیسے ہم نہیں کہتے تھے کہ دادا جی دل کے بہت اچھے ہیں لیکن غصے کے بہت تیز ہیں. دل کے بہت اچھے ہیں, اور بھائی دل سر میں مارنا ہے, غصہ کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ہر بات کے اندر ہم چھپتے ہیں. دادی جان کا بیڑا گرک کر دیا دادا نے, نہیں دل کے بہت اچھے ہیں. اور بھائی ٹیمپر از اے ویکنس, اس ویکنس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اگر انگریزی کمزور ہے تو اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کوئی بھی تمہارے میں ویکنس ہے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر نوکریوں میں پروموشن نہیں ہوتی, پھر اپرچونٹی نہیں ملتی, پھر رونے پڑ جاتے ہیں کہ جی مجھے نہیں چانس دیا, مجھے میری 10 سال سروس ہو گئی تھی, 15 سال. اور بھائی جو تمہارے میں کمزوری تھی کیوں نہیں ٹھیک کی؟ کون ناک کرے گا مجھے بتاؤ نا, کس کے ذمہ یہ رسپانسبلٹی لگانی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. Only that person is to blame. میری ایڈوائس سب سے یہ ہے کہ اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں. اور ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح روز لگ جائے. اگر ہفتے میں ویکینڈ پہ اپنے آپ کو 2 گھنٹے دینے ہیں, پورے ہفتے میں 2 گھنٹے, تو اپنی ڈیولپمنٹ پہ وہ لگائیں. آج لوگ کہتے ہیں جی اعظم صاحب بہت اچھا ٹریننگ کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں. میں آج بھی غسل خانے میں بند ہو کے اپنی آواز ریکارڈ کرتا ہوں, اور پھر میں سنتا ہوں کہ میں نے کیسے میں بولا ہوں, اس میں کیا پرابلمز تھی اس عمر میں بھی. اور مجھے ٹریننگ کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے. اور یہ لوگ سب جو ہے وہ سب کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. اگر وہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر رہے تو اپنے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر رہے. اپنے آپ کو ہرا نہیں سکتے, عمران خان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یا کسی. اور اب تو تمہاری جو ماموں کی بیٹی تھی نا, اب تو وہ بھی لفٹ نہیں کراتی. پہلے تو وہ بھی ڈن ڈیل تھی, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب وہ فیس بک پہ ہے, وہ 100 لوگوں کو دیکھتی ہے جو پھوپھی کے بیٹے سے زیادہ قابل ہے. پہلے تو اب تو ہر جگہ کمپٹیشن آ گئی ہے. پہلے آپ کو خطرہ صرف آپ کے دوسرے کزن سے تھا, اور آپ کہتے تھے امی جلدی سے جا کے بات کریں نا ماموں سے. اب جا کے امی اگر بات بھی کریں گے نا تو وہ جا کے اٹھا کے منہ پہ مارتی ہے, بیکاز اس نے اب دیکھ لی ہے کہ کوالٹی لڑکوں کی کیا ہونی چاہیے, کیا سکلز ہیں, کیا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا نے آپ کو بہت مزہ تو دیا, لیکن سوشل میڈیا نے کمپٹیشن بھی بڑھا دی ہے. یو آر ناؤ کمپیٹنگ اگینسٹ دا ورلڈ. پہلے یو آر اونلی کمپیٹنگ اگینسٹ یور فرسٹ کزن.
तो जब तक सेल्फ डेवलपमेंट का नहीं होगा, और तब तक, और किसी ने अभी सवाल किया है कि वल्नरेबिलिटी और वीकनेस में क्या फर्क है। वीकनेस जो है वो उस वल्नरेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, उस वीकनेस की वजह से आप वल्नरेबल होते हो, और जब वीकनेस आप करेक्ट करते हो तो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं वल्नरेबल हूं, मैं ठीक बोल नहीं सकता और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो जब मैं बोलना ठीक कर दूंगा तो मेरी वो वल्नरेबिलिटी दूर हो जाएगी। सो बेसिकली वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, वल्नरेबिलिटी जो है वो वीकनेस की वजह से आती है, जब वीकनेस दूर हो जाएगी तो वल्नरेबिलिटी दूर हो जाएगी। आज वो ऑलराइट सर, ये आज क्रिकेट, अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, क्रिकेट के हवाले से कहते हैं कि यार इसको लेग स्टंप पे गेंद कराओ, ये वहां वल्नरेबल है, ये लेग स्टंप पे गेंद ठीक नहीं खेल सकता। अब अगला बंदा प्रैक्टिस करके और अपनी ये लेग स्टंप वाली वीकनेस दूर कर ले और नेट्स में प्रैक्टिस कर ले तो वल्नरेबल नहीं रहेगा ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। फिर कोई लेग स्टंप पे गेंद कराएगा, वो उठा के 4 मारेगा स्क्वायर लेग में। तो vulnerability is a consequence of weakness. You fix your weakness and your vulnerability gets fixed. ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। ये मोहम्मद आतिफ साहब थे जिन्होंने ये सवाल किया था। मोहम्मद आतिफ, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन इन किया और सर ने आपके सवाल का जवाब बहुत इन डिटेल दे दिया। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आई एम रियली सर ग्रेटफुल टू यू। और सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने ज्वाइन इन किया सर। बहुत लाइफ टाइम लेसन्स दिए हैं आपने सर, एडवाइसेस दी हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसके ऊपर अमल भी करें और साथ साथ दूसरे लोगों तक भी आपके मैसेज को पहुंचाएं। एक काम करो, अगर तुम चाहते हो ना तो मेरा ईमेल एड्रेस तुम इनको दे दो। अगर किसी ने कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल करना हो तो मुझे बड़े शौक से वो ईमेल करें, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो अगर मुझे उसका जवाब आता होगा तो मैं आई विल ट्राई टू हेल्प देम। सर आप मुझे अपने ईमेल एड्रेस से बता दीजिए सो दैट आई कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। आप लिख लो आजम, AZAM, आजम 53 @icloud.com। और ये स्क्रीन के ऊपर सर का ईमेल एड्रेस है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लाइफ, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ नहीं आ रहा कि आगे कि किस तरफ रास्ता जाना चाहिए, या फिर किसी स्किल्स को आपको अपने बेहतर करना है, तो गेट इन टच विद सर ऑन दिस ईमेल एड्रेस azam53 @icloud.com। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। सर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, बहुत, मुझे तो खैर फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देते हैं, ट्विटर पे तमाम लोगों को रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो आपको विद इन अ डे और 2 में भी जवाब फ़ौरन मिल जाएगा और इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और इसको दोबारा लिख लीजिए azam53 @icloud.com। थैंक यू सर वंस अगेन, थैंक यू सो मच। रात के 12:30 बज रहे हैं, आप अभी तक सर हमारे लिए ऑनलाइन रहे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह सर थैंक यू सो मच। एक नशिस्त और हम रखेंगे और कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात की जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ सर आजम जमील, जो कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात कर रहे थे। और मुजीब आलम कह रहे हैं थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशन मिस्टर अहमद जलील। थैंक यू सो मच मुजीब आलम साहब के आपने ज्वाइन इन किया। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कमेंट्स में, गाहे बगाहे उसको पढ़ता भी रहा, लेकिन कुछ कमेंट्स ऑब्वियसली मेरी नज़रों से ओझल भी हो गए। और तलाल हसन ने ज्वाइन किया था, इसके अलावा ताहिर जलील शेख ने भी ज्वाइन किया था, मोहम्मद आतिफ का सवाल भी हमने लिया साथ में, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया। तलाल हसन थैंक यू सो मच, सोबिया कुरैशी थैंक यू सो मच वंस अगेन, नाजिया फैसल ने ज्वाइन किया, अवैस अहमद ने ज्वाइन किया, अब्दुल जलील साहब ने ज्वाइन किया, मेरे फादर ऑफ कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया, जुहैर अहमद शेख देख रहे थे, गुड वर्क कहते हैं, थैंक यू सो मच जुहैर। तो आप लोगों के इस पूरी ट्रांसमिशन के हवाले से सर आज़म जमील वन ऑफ द फाइनेस्ट इन आवर कंट्री, माशाल्लाह बहुत वसी तजुर्बा, जैसे आपने देखा भी कि उनकी बातों से झलक रहा था जितना उनका तजुर्बा था,
लाइफ की बहुत सारी फील्ड में उन्होंने काम किया है, लोगों ज़िंदगी के हवाले से और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के हवाले से, मार्केटिंग हो, वो हॉस्पिटैलिटी हो, लाइक यू नेम इट। तो उनकी बातों से वो तमाम तर चीज़ें झलक रही थी। तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और आज की ये नशिस्त, आज की कन्वर्सेशन हमारी कैसी रही, इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये लाइव वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के साथ अवेलेबल होगी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, facebook.com/ahmedjaleel ऑफिशियल पे। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, मेरा ट्विटर हैंडल है अहमद जलील, AHMERJALIL। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ और यूट्यूब पर भी मैं हूँ। ये पूरी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा तो एक्टिव नहीं होता, लेकिन कोशिश होती है कि उसको भी मैं एक्टिव रखूँ। सेम एड्रेस है youtube.com/ahmad जलील। उम्मीद से गुजर रहे होंगे और इंशाल्लाह ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है ये बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग एवरीवन। टेक केयर ऑल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।